जनरल फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी। एंड रेस्पिरेटरी में फर्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी के बारे में क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? फर्स्ट कि नॉर्मल काउंटिंग 4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक। देन क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल शेप। नॉर्मल शेप इज दी डंबल शेप। Normal shape is the dumbbell shape and normal diameter is the 7.2 micron and normal क्या पता होना चाहिए? Normal life span is the 120 days। ये सारी चीजें बेसिक है। अब ये सारी चीजें बेसिक का कहाँ पे रिलेवेंस आता है वो देखिए। हमारा अगर डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, तो वो क्या रिलीज करेगी? रिलीज ऑफ दी हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन से तीन पोर्शन निकलेंगे। फर्स्ट वन इज दी आयरन, सेकंड पोर्शन इज दी ग्लोबिन, देन थर्ड पोर्शन इज दी पोरफायरिन। थर्ड पोर्शन इज दी पोरफायरिन। तीन पोर्शन अपने को समझ में आते हैं। तो आयरन कंबाइन किसके साथ में करता है? एपोफेरिन तीन, एपोफेरिटीन के साथ में कंबाइन करता है एंड अल्टीमेटली क्या बनाएगा? फेरिटीन। फेरिटीन बनाएगा। इसी तरीके से जो हमारा ग्लोबिन पोर्शन है वो क्या होगा? प्रोटीन पूल में यूटिलाइज हो जाएगा। प्रोटीन पूल में यूटिलाइज हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टोर्ड एंड, आपको भी पता है फेरिटीन एंड प्रोटीन पूल वापस से या तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा या फिर रीयूज्ड के लिए काम आ जाएगा। जो हमारा पोरफायरिन पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलिरुबिन एंड अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटेड। और बाकी लीवर के अंदर इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन अभी रेस्पिरेटरी में इसका कहाँ काम आता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। कैसे? देखो, एक चीज बेसिक फंडा क्लियर करो। क्या क्या है बेसिक फंडा? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियो डायलेटर। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियो डायलेटर। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन में पैरासिम्पेथेटिक वर्क करेगा एंड यहाँ पे सिंपैथेटिक वर्क करेगा। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन्स वर्क करेगा, यहाँ पे एड्रेनलिन वर्क करेगा। यहाँ पे ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए हमारा ब्रोंकियोडायलेटर एंड ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शंस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अपने को अगर रेस्पिरेटरी वाइज अगर आगे चलते हैं तो वो क्या आती है? वो होती है टोटल या पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन किसको बोलते हैं? पहला तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइडल वॉल्यूम इज द पल्मोनरी या टोटल वेंटिलेशन। टोटल वेंटिलेशन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एल्वुलरी वेंटिलेशन। एल्वुलरी वेंटिलेशन किसको बोला जाता है? रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय दी, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ध्यान से देख लेना। एल्वुलरी वेंटिलेशन का फॉर्मूला क्या है? रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय दी टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस। इसको हम बोलते हैं एल्वुलरी वेंटिलेशन। अब कहेंगे कि सर, और डेड स्पेस से आपको खुद को पता होगा डेड स्पेस से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। डेड स्पेस जो कि फिजियोलॉजिकल और टोटल डेड स्पेस की अगर बात की जाए, टोटल डेड स्पेस की बात की जाए तो वो किससे मिलके बनता है?
या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं। किससे मिलके बनता है? देखिए, एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस वेस्टल वेस्टेड वेंटिलेशन अभी बताता हूँ वेस्टेड वेंटिलेशन एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है। बट अभी के लिए इस स्लाइड में ये तीनों ही फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाने हैं, बड़े स्टार लगाने हैं, वो लगा सकते हो। ये 3 फॉर्मूलाज अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रख लो, क्या? वेस्टेड वेंटिलेशन, नॉर्मल वेस्टेड वेंटिलेशन इज नॉट प्रेजेंट। नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो जितना भी फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। टोटल को मैंने क्या बोला था? फिजियोलॉजिकल भी बोला था, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो जितना ये हो गया उतना ही एनाटॉमिकल वाला हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने फिर ये क्यों लिखा? तो अब आप आगे समझिए। अभी तक क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आंसर क्या करेंगे हम? एनाटॉमिकल ऑन एनाटॉमिक डेड स्पेस के इक्विवेलेंट होता है। ये अपने को फॉर्मूला पता चल गया। अब अपन बात करते हैं हमारे वेस्टेड वेंटिलेशन के लिए। वेस्टेड वेंटिलेशन की अपने क्यों बात की थी? इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? नोन एज ए सॉरी नोन एज ए एल्वुलरी डेड स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वुलरी डेड स्पेस। एट एक्चुअल में क्या होता है ना, पूरा का पूरा एयर वापस से तो नहीं एल्वुलाई से निकल सकता है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ एयर रहेगी, तो उसी को हम बोलते हैं एल्वुलरी डेड स्पेस। ओके, क्योंकि एट वी क्यू वेंटिलेशन, वी मीन्स दी वेंटिलेशन इन एयर, मतलब अपने जो ब्रीथिंग के टाइम पे जो वेंटिलेशन पे जो एयर आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी। एंड क्यू कौन सा पोर्शन है? जो कि परफ्यूजन विच इज द ब्लड फ्लो, जो कि फ्लो के दौरान हमारे को परफ्यूजन हुई थी। तो वी क्यू रेशियो जो है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए? रेशियो ऑफ दी 1 रहेगा। वी क्यू रेशियो 1 रहेगा। ओके, बट अगर इसी चीज को अगर हम बात करें वेस्टेड की, तो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? अगर 1 की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर इंक्रीज हो सकती है, वीक्यू रेशियो की वैल्यू 1 से इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है 1 से। तो 1 से डिक्रीज हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडर परफ्यूजन, अंडर परफ्यूजन एल्वुलाई, परफ्यूजन एल्वुलाई। एंड अगर ग्रेटर देन है तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर परफ्यूजन। वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको? या इसको हम बोलते हैं ओवर वेंटिलेटेड एल्वुलाई, ओवर वेंटिलेटेड एल्वुलाई एंड अंडर परफ्यूज्ड एल्वुलाई। ये 2 वर्ड के बेसिस पे आपको वीक्यू रेशियो पूछा जाएगा, तो हमारे को फिजियोलॉजिकली पता होना चाहिए। ओवर मींस ग्रेटर देन 1 वीक्यू रेशियो, नॉर्मली अगर बात की जाए तो वो 1 होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। नॉर्मली अगर पूछा जाए नॉर्मल डेड स्पेस कितना होता है, नॉर्मल डेड स्पेस कितना होता है, तो अपने को पता होना चाहिए 150 ml। और ये क्वेश्चन आया था हमारे यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और ये अगर है ना इस बार जो क्वेश्चन आएगा ना तो वो घुमा के पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन किस तरीके से होता है कि ऑप्शंस दिए हुए होंगे और ये किसके बराबर होता है? वो ये होता है 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम।
अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो वो अपने को सबको पता है 150 ml होता है, बट ये किसके बराबर होता है? 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, ओके, सॉरी। अच्छा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे, वैसे इसमें से कई बार क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे अपने को, ठीक है, बट अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे के डेड स्पेस को। ध्यान से देख लीजिए फटाफट, कौन कौन से। अगर इन्फेंट है तो इसका टाइटल वॉल्यूम कितना होगा? 3.3 ml पर केजी। अगर वही बात करें हमारे केजी, अगर वही बात करें एडल्ट की, तो वहां पे एडल्ट में कितना मिलेगा? 2 ml पर केजी। अगर वही बात करें साइज ऑफ द लंग, जैसे जैसे साइज ऑफ द लंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे डेड स्पेस इंक्रीज होगा, पता है। पोस्चर्स की बात करें, पोस्चर्स की बात करें तो स्टैंडिंग के टाइम पे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, स्टैंडिंग के टाइम पे हमारा डेड स्पेस बढ़ जाता है, ये फिजियोलॉजिकली है। ठीक है, अगर नेक का फ्लेक्शन हो, नेक फ्लेक्शन करे, फ्लेक्स रहे, ठीक है, तब डेड स्पेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा डेड स्पेस। एंड अगर नेक का क्या हो? एक्सटेंशन हो इस तरीके से, तो नेक का एक्सटेंशन होने पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज दी डेड स्पेस। ओके, ओके। और आप कहेंगे कि सर हम एनाटॉमिकल वाली को या फिजियोलॉजिकल को किस तरीके से नापते हैं? तो बाय नेम क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? मेजरमेंट ऑफ दी, measurement of the anatomical dead space, तो आंसर इज दी फ्लोवर्स मेथड। आंसर इज दी फ्लोवर्स मेथड। और ये उल्टा पूछा जाएगा, फ्लोवर्स मेथड किसके लिए काम में लिया जाता है? तो हमारे को ये क्या हुआ, फ्लोवर्स मेथड किसके लिए काम में लिया जाता है? मेजर्स दी एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम? नाइट्रोजन एनालिसिस ऑफ द एक्सपायर्ड एयर आफ्टर द सिंगल ब्रीथ ऑफ द 100% ऑक्सीजन। ओके, तो उसके अंदर अपने को जानने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से क्या होता है, क्या चीज है, ठीक है, बट अपने को बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि फ्लोवर्स मेथड यूज इन दी measurement of the anatomical dead space, and as you know, anatomical dead space is equal to the physiological dead space. Okay, ओके। लंग वॉल्यूम्स पता है? लंग वॉल्यूम्स जो कि हम कई बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कि हमने ना कई बार ये वाला चार्ट पढ़े हैं, एक्सपायर्ड, इंस्पायर्ड एंड ऑल, ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड ऑल, ठीक है। इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आते हैं। वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है? आई सी प्लस ई सी माइनस दी टीवी, माइनस दी टीवी। एंड कई बार आपका हमारे नीट पीजी के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो अपने को भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, देखो एक्चुअल में क्या है कि हम पूरी सारी चीजें वैल्यूज याद कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, IVR 3300 होती है, EVR, चलो एक बार वैल्यूज लिख लेता हूँ आपके सामने, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इज दी 500 ml। अगर बात करें IRV, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो वो कितनी होती है? 3300। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो वो कितनी होती है? 1000। अगर बात करें रिजर्व वॉल्यूम की, रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो वो कितनी होती है? 1200, ठीक है। अगर बात करें कैपेसिटीज की, तो अपने को पता है IC इज इक्वल टू
IRV प्लस T टाइडल वॉल्यूम। अगर बात करें EC की तो वो किसके बराबर होगी? ERV प्लस TV। FRC की बात करें इज इक्वल टू ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम एंड VC वाइटल कैपेसिटी, सबका इक्वल कर लो। IRV प्लस TV प्लस ERV। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी चीजें याद रखें या न रखें? बिल्कुल भी सही बात है, याद रहे तो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन कहां से आता है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन वीसी का फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है, एंड वीसी का फॉर्मूला एक ये भी है एंड एक ये भी है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आईसी प्लस ईसी माइनस दी टीवी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? कैन नॉट रिकॉर्ड बाय दी रूटीन स्पायरोमेट्री, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं, कौन सी चीज है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते? तो वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज होती है? RV, FRC एंड TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ये तीनों वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते? PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब आप कहेंगे कि सर ये किससे रिकॉर्ड करेंगे? इनके तो फॉर्मूलाज हैं, बट FRC जो है, ये जो है FRC, तो या तो ये वॉल्यूम से कैलकुलेट करो या फिर इसको किया जाता है हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से। इसको किया जाता है हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से, ठीक है। तो क्वेश्चन जहां से आता है अपने को पता होना चाहिए, RV, FRC एंड TLC आर नॉट रिकॉर्डेड इन रूटीन स्पायरोमेट्री, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक है। अब नेक्स्ट, FRC is recorded by हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। ऐसे तो है ना, कई सारे मेथड है, देखो देखो अगर बात करें, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक है। सेकंड टेक्निक इज द नाइट्रोजन नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड। इसके अलावा अपना आता है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी वाला, बॉडी पैथिस्मोग्राफी, और ये सारी की सारी टेक्निक किसके लिए काम आती है? हमारी FRC के लिए। हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है? आंसर इज FRC, ठीक है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वैल्यूज हैं जो स्पायरोमेट्री में कैलकुलेट नहीं की जाती? तो तीनों की तीनों वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए, कभी भी आंसर गलत मत करना। रेस्पिरेटरी का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, ये कभी भी गलत मत करना। टोटल लंग कैपेसिटी, आगे चलें। ओके, आपको सबको पता ही है इंटरप्लूरल में या प्लूरल प्रेशर की अगर बात की जाए तो वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो अपने को बेसिक प्रेशर पता होने चाहिए, ठीक है, एंड वहां से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए एक वर्ड है हमारे पास में लंग कंप्लायंस, लंग कंप्लायंस। तो कंप्लायंस मीन्स दी, मतलब जैसे कि आपके पास में एक रबड़ है, एक बड़ा रबड़ एक छोटा रबड़ होता है ना, कि रबड़ बड़ा मतलब कि वो कितना स्ट्रेच होके कितनी उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है,
जिसको हम किस वर्ड से जान सकते हैं? मेरा जो फंडा है कंप्लायंस के लिए, वो एक वर्ड लिख सकते हो, डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग। हम जैसे इंस्पायर करते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लंग कंप्लायंस बोलते हैं। तो अब वहां पे तो ऐसे पूछेंगे नहीं कि आप कितना फुला रहे हो, कितना नहीं फुला रहे हो। हमारे को तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लंग कंप्लायंस डिनोटेड बाय द सी, एंड सी का फॉर्मूला पूछा जाएगा अपॉन दी पी। बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। हमारी जो इलास्टिसिटी है, नॉर्मल लंग वैल्यूज की, अगर लंग कंप्लायंस की बात करें, ये अपने को वॉल्यूम एंड प्रेशर वाइज पता होने चाहिए, ठीक है? V मींस द वॉल्यूम एंड P मींस द प्रेशर। ये सारी चीजें अगर हम अपने को पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कंप्लायंस। आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपने को तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये लंग्स के अंदर कई सारे फॉर्मूलाज है, रेस्पिरेटरी के अंदर, तो ये हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? और नॉर्मल वैल्यूज अगर पूछ ली जाए फिजियोलॉजिकली वाइज, नॉर्मल वैल्यूज इज फॉर द लंग कंप्लायंस इज द 0.2 liter per cubic of the water, centimeter of the water, sorry, and अगर ये तो क्यूबिक हुआ, एंड सेंटीमीटर वाइज अगर देखा जाए तो 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ द वाटर। तो किस वाइज पूछ रहे हैं? पर ml पर सेंटीमीटर या पर लीटर पर क्यूबिक के वाइज पूछ रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर मान लो इन्होंने केवल लंग का नहीं, ये तो ओनली लंग के लिए है, ओनली लंग वॉल्यूम के लिए है। अगर उन्होंने मान लीजिए लंग प्लस चेस्ट के लिए इन्होंने पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना अपने को, नॉर्मल लंग एंड चेस्ट का मिला के अगर पूछा जाता है लंग कंप्लायंस, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0.12 लीटर पर क्यूबिक ऑफ वाटर। ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। और एक फंडा है, फंडा क्या है देखिए, इलास्टिसिटी डिनोट करती है डिस्टेंसिबिलिटी, तो अपने को पता होना चाहिए इलास्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन दी सी। जितनी जितनी इलास्टिसिटी होगी उतनी ही कम हमारी क्या होंगी? कंप्लायंस होगी, ठीक है? ये एक बेसिक फंडा है जो अपने को पता होना चाहिए। आप जस्ट है ना डिस्टेंसिबिलिटी को इलास्टिसिटी से नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज इलास्टिसिटी क्या चीज होती है? उसका वापस से रिवर्स आ जाना। मींस ये मेरा रबड़ था छोटा सा, उसको मैंने क्या किया? इतना बड़ा कर दिया, ठीक है? तो ये तो क्या चीज हो गई? बड़ा होना, लंग कंप्लायंस हो गया। बट इसका वापस से इतना ही छोटा हो जाना, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी होती है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो अपने को पता होना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, इलास्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लंग कंप्लायंस। ओके? तो अगर इलास्टेंस है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन वाइज समझाता हूं आपको, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आएगा हमारा। कि क्वेश्चन आता है हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर हमारा कॉम्प्लायंस कैसा रहेगा, हमारे का एफआरसी कैसा रहेगा, एंड हमारा स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस कैसा रहेगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी नई बला आ गई? स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस का भी एक फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस का फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू कॉम्प्लायंस अपॉन दी एफआरसी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस। मींस
जैसे जैसे कॉम्प्लायंस बढ़ेगा स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एफआरसी कम होगा स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस बढ़ेगा। ओके, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो ये स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू, ये हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है एम्फाइसीमा से रिलेटेड, तो वो इन तीन से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको। एम्फाइसीमा में कॉम्प्लायंस क्या होता है, बढ़ता है। एफआरसी क्या होता है, और बढ़ेगा। एंड स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, कैसे, क्या, क्यों हुआ, इसके बारे में अभी मत जानो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये चीजें। तो अभी के लिए केवल ये तीन लाइन याद रखो, एम्फाइसीमा में कॉम्प्लायंस इंक्रीज, एफआरसी इंक्रीज, बट हमारा स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज डिक्रीज। क्यों हुआ, देखो मैंने यहाँ पे 2 तीर लगाए हैं, मींस क्या हुआ, एफआरसी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इंक्रीज होता है। अरे यार सॉरी सॉरी, मैंने भी गलत कर दिया। देखो हमारा एफआरसी अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल इंक्रीज हो रहा है, एंड ये वन टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होगा। बट अगर एफआरसी इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। 2 टाइम्स, तो एक बार का एक बार से तो कैंसिल कर दोगे, बट एक बार का डिक्रीज को हमने यहाँ पे किया कि स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस इज डिक्रीज, क्योंकि हमारे को पता है एफआरसी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सारा खेल है, ठीक है ना। तो अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो याद भी रख सकते हो, और अगर समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। एक और फॉर्मूला बता देता हूं, चलो। जो भी हमारा कॉम्प्लायंस है, ये वाला कॉम्प्लायंस, ठीक है, ये कॉम्प्लायंस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा सरफेस टेंशन के लिए ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना भी सरफेस टेंशन है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सरफेस टेंशन की बात करो या सरफेक्टेंट की बात करो, वो वाली चीज है, ठीक है ना। एंड सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो सरफेक्टेंट कौन रिलीज करेगा हमारे इसमें, ये तो बेसिक एनाटॉमिकल क्वेश्चंस हैं। अगर कई बार गलती से अगर किन्होंने पूछ लिया तो हमारे को पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट secreted by the type 2 pneumocytes, बिकॉज न्यूमरस कौन सी सेल्स होती हैं एल्वेओलर सरफेस एरियाज के अंदर, न्यूमरस होती है हमारी टाइप 2, ठीक है, जो कि हमारा सरफेक्टेंट रिलीज करेगी। और सरफेक्टेंट के अगर नाम पूछे जाए तो हमारे को पता होना चाहिए, डाइपैल्मेटोइड, सेकंड वन इज दी फॉस्फेटियोकोलिन। ये नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट हमारे को पता होना चाहिए टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से हमारा सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। सर्फेक्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लायंस। ओके, इसी तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। कई बार PaO2 एंड PCO2 इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं बता देता हूँ।
एक है ना एम्स का क्वेश्चन आया था हेनरी लॉ का, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या आया था क्वेश्चन, ध्यान से समझना। केवल सिंपल फॉर्मूला पूछा था उन्होंने, क्या, हेनरीज लॉ। अपने को पता होना चाहिए हेनरीज लॉ किस लिए दिया था, हेनरीज लॉ फॉर दी एल्वेलरी गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था रेस्पिरेटरी में कई सारी इक्वेशन है, ये बहुत छोटी सी इक्वेशन है, ध्यान से लिखना। PaO2, ठीक है, इन mm of Hg, ओके, इज इक्वल टू partial pressure of the blood minus the partial pressure of the water multiplied by the fractional concentration of the water concentration of the oxygen minus PaCO2 अपॉन दी R। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपका आया था नीट पीजी के अंदर, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, जिसके अंदर वैल्यूज फिक्स हैं एक्चुअल में, कि सर कैसे फिक्स हैं, ये फिक्स है तो है, सबकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। पीबी की वैल्यू कितनी होगी पार्शियल प्रेशर की, 760। PH2 की वैल्यू कितनी है, 47, सॉरी 47, ओके। फ्रैक्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन्स मींस अपने को पता है, फ्रैक्शनल मींस दी 21 अपॉन दी 100, 21 अपॉन दी 100। देन PaCO2 की वैल्यू कितनी है, अपने को सबको पता है 45 mm of Hg, ठीक है। R क्या है, ये R एक्चुअल में ये रेस्पिरेटरी कोशिएंट है। ये क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है अभी बताता हूं। देखो कैलकुलेट किया जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। Dr. Nidesh, only यस, 5 minutes left for the session. ओके, रीजॉइन अगेन। ओके, तो ये तो हुआ, जैसे कि मैंने बोला था हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो इसके अलावा अपने को कोई चीज पता हो या नहीं हो, अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि अपने को और क्या चीज पता होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की बात करें, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की बात करें तो वहां पे क्या पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन SO2, जिसको हम बोलते हैं SO2, ठीक है। तो सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ए आर्टरी इन ए वीनस ब्लड, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए तो वो क्या क्या है वैल्यूज देख लो बराबर, 95। एंड वीनस की अगर बात करें तो वो कितनी होगी, डेफिनेटली 40। अगर सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो अभी तो सबको पता है ये चीज 97 to 98% के बीच में। एंड वीनस की अगर बात की जाए तो वो कितनी होनी चाहिए, 75%, ठीक है। ओके, इसी तरीके से
अगर हम बात करें हमारे एल्वोलाई लेवल के ऊपर, तो एल्वोलाई लेवल के ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पी एल्वोलाई के लिए हम बड़ा लिखते हैं ना, एल्वोलाई AO2 इज इक्वल टू 105 एंड ये हमारी क्या आ रही है, ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स के अंदर जो यहां से जो ब्लड आएगा तो वहां पे जो हमारा PA छोटा वाला a O2 इज इक्वल टू 40। तो ये जो डिफरेंस है इसी वजह से तो हमारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये हमने किस में कन्वर्ट क्लियर कर लिया था, हमारे जनरल फिजियोलॉजी में कवर कर लिया था, ठीक है, बाय जनरल डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल डिफ्यूजन होगा तब यहां से जो PaO2 निकलेगा, PaO2 निकलेगा तो उसका प्रेशर कितना होगा अपने को पता होना चाहिए, 100। ठीक है, पल्मोनरी वेन अब निकलेगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ये कौन सा था, पल्मोनरी आर्टरी पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है, पल्मोनरी वेन का पोर्शन है। पल्मोनरी वेन के अंदर कितने से स्टार्ट हुआ था, 40 से, जब निकला तो कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर एक चीज बता दीजिए कि हमारा PaO2 105 था तो PaO2 को भी 105 हो जाना चाहिए था, बट हमेशा याद रखो नोट, देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसके लिए भी बहुत लंबी क्लासेस चलती है मेरी, कि PaO2 एंड PaO2 आर नॉट इक्वल ऑलवेज, PaO2 एंड नॉट PaO2, इसके पीछे भी रीजन होता है। जैसे नॉट ऑल एल्वेओलाई आर वेंटिलेटेड इक्वली, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, नॉट ऑल द पल्मोनरी वेन फंक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या होता है, PaO2 एंड PaO2 सेम नहीं होता है। तो अब आपको पता है ये हमारा जो है पल्मोनरी वेन है वो कहां पे जाएगा, हमारा लेफ्ट एट्रिया, देन कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन कहां पे जाएगा, एओर्टा। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, देखो इतनी सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और हम यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या पूछेंगे हमसे क्वेश्चन, ये नहीं पूछेंगे पल्मोनरी वेन के अंदर PaO2 कितना है, ये नहीं पूछेंगे, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन जो अपन सबको पता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हमारा एओर्टा का PaO2 कितना है साहब। अब अगर आपने 100 टिक किया तो आपका 0 नंबर मिलेगा। अब आपको आंसर कितना करना है, 95। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्यों सर, ये बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल शंटिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल शंटिंग। तो जो भी वीनस ब्लड ऑफ द ब्रोंकियल्स एंड कोरोनरी सर्कुलेशंस में ड्रेन हो गया है इनटू द राइट एट्रिया, ठीक है ना, तो ये बहुत कम होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जो भी हमारी ये फिजियोलॉजिकल शंटिंग हुई उस वजह से ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अपने को सारा बेसिक फंडा क्लियर हो या ना हो, अपने को पता होना चाहिए कि सर ने बताया था एओर्टा का PaO2 95 है, पल्मोनरी वेन का PaO2 हमारा 100 है। कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलें, आगे चलो।